जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य बना, जिनकी मौलिक पहचान भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के मुखार बिंद से श्रवण करें। विमर्शवाणी। महावीर की आन हो तुम, गौरव हो सम्मान हो तुम। महावीर की आन हो तुम, गौरव हो सम्मान हो तुम। शांति दूत घट घट वासी श्री राम की शान हो तुम। शांति दूत घट घट वासी श्री राम की शान हो तुम। भारत माता की हो, भारत माता की संतान कहाए रे। पानी की हो कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की हो कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की हो कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की हो कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। यदि इस भारत देश में अहिंसा धर्म नहीं होता तो शायद देशवासियों के लिए कभी राष्ट्र पर्व मनाने का अवसर ही नहीं मिलता। अगर हमारे जहन में, हमारे हृदय में अहिंसा धर्म की सुगंध ना होती तो शायद यह देशवासी कभी भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का अनुभव ही ना कर पाते। इस देश में कभी गणतंत्र दिवस आ ही नहीं पाता। गुलामियत में जीते जीते हमारा जीवन गुजर रहा होता। ये तो एक अहिंसा धर्म की हम पर अनुकंपा थी, कृपा थी। एक अहिंसा धर्म की अनुभूति थी हमारे अंदर, जिसने हमारे स्वाभिमान को जगाया। दुनिया में जीना सरल है, लेकिन स्वाभिमान के साथ जीना ये बहुत बिरले मनुष्यों का काम है। लेकिन मैं तुमसे यह अपेक्षा रखूंगा कि अगर जीना है तो स्वाभिमान के साथ जीना। स्वाभिमान खो करके जीना कोई इंसानियत नहीं है। अगर जीना है तो स्वाभिमान के साथ जीना सीखो। और एक धर्म होता है, एक आचरण होता है जो हमें हमारे अंदर स्वाभिमान की अनुभूति कराता है। ध्यान रखना, जब हमारा यह देश गुलामियत से गुजर रहा था और राष्ट्रवासी देशवासी घुट रहे थे इस गुलामियत में, तब कुछ ऐसे कुछ नौजवान खड़े हुए जिन
जिनका स्वाभिमान जागा ही नहीं, जिनका स्वाभिमान उबल उठा। अरे स्वाभिमान को जगाने वाले लोग भी दुनिया में मिल सकते हैं, लेकिन जब तक स्वाभिमान उबलता नहीं है तब तक क्रांति पैदा होती नहीं, तब तक क्रांति जीवन में घटित नहीं हो सकती। ध्यान रहे, उस समय इस देश में अंग्रेजों का शासन था और उन अंग्रेज शासकों के लिए जब बंदूकों के लिए गोलियों की आवश्यकता थी तो पश्चिम देशों से गोलियां आती थी। पश्चिम देशों से गोलियां आती थीं, लेकिन जब वे बंदूकों की गोलियां आती थी तो समुद्री मार्ग से आते आते महीनों गुजर जाते थे और महीनों गुजर जाने के कारण वे बंदूकों की गोलियां खराब हो जाती थी। तब पश्चिम देशों ने सोचा कि क्या उपाय किया जाए जिससे ये गोलियां खराब ना हो। तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन गोलियों के ऊपर सूअर की चर्बी चढ़ाना प्रारंभ कर दी, जिसे पिग फैट कहा जाता था। ऐसी वह सूअर की चर्बी गोलियों पर चढ़ा करके इस देश में भेजा जाता था और उन गोलियों को खोलने के लिए दांतों का उपयोग करना पड़ता था। तब वे बंदूक में गोलियां डाली जा सकती थी। सेना में इस देश की सुरक्षा करने के लिए सिपाही बनकर के भारत देश के नागरिक, भारत देश के वासी जब उन गोलियों को खोलते थे तो क्रांति पैदा हो। तब एक क्रांति पैदा हुई, क्योंकि सूअर की चर्बी से युक्त उन गोलियों को खोलने के लिए अपने मुंह का उपयोग करना पड़ता था। जानते हो, तब इस देश में 1857 की क्रांति खड़ी हुई। हम अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं। हम मांस मदिरा का पान नहीं करते। हम जीव रक्षा करते हैं, जीवों की हत्या नहीं करते। मृत पशुओं की उस चर्बी को हमें अपने मुख से तोड़ना पड़े, खोलना पड़े, भारतवासियों का स्वाभिमान जागृत हुआ और उन्होंने एक क्रांति खड़ी की। हमारा देश इन अंग्रेजों से स्वतंत्र होना चाहिए। वह एक बंदूक की गोली एक ऐसी क्रांति बनकर के पैदा हुई कि भारतवासियों के आबाल वृद्ध सभी का स्वाभिमान जागृत हो गया।
और हर तरफ से एक चिंगारी लगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक बात का विचार करना, ये क्रांति हिंसक लोगों के द्वारा कभी खड़ी नहीं की गई। एक क्रांति अहिंसक लोगों के द्वारा खड़ी की गई थी, जो अहिंसा धर्म के अनुयायी थे और जो ऐसे हिंसक मांस और चर्बी को अपने मुख पर रखना पसंद नहीं करते थे। ऐसे अहिंसक लोगों के स्वाभिमान के जागृत होने पर इस देश में एक क्रांति खड़ी हुई थी। हम उन क्रांतिकारियों को याद तो करते हैं, लेकिन उन क्रांतिकारियों की वह क्रांति किस कारण से पैदा हुई, हमें उस बात का कभी स्मरण भी नहीं आता। ध्यान रहे, क्रांति का कारण अहिंसा धर्म की अनुभूति थी। क्रांति का कारण उस मांस और चर्बी को अभक्ष्य माना जाना था। अगर उसे भक्त स्वीकार किया जाता, उसे भोजन स्वीकार किया जाता, तो शायद इस देश में यह क्रांति कभी खड़ी ना हो पाती। उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि गोलियों के ऊपर सुअर की चर्बी चढ़ी हुई है, इससे मुझे नुक्से खोलना पड़ता है, इसमें हम धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, धर्म नाश होता है। ध्यान रखना, देश की अगर संस्कृति की रक्षा करनी है तो धर्म की रक्षा करना सीख जाइए। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता वो कभी देश की संस्कृति की सुरक्षा कर ही नहीं सकता। वे वो लोग थे जिन्हें अहिंसा धर्म की अनुभूति थी। उन्होंने एक क्रांति खड़ी की और अगर स्वाभिमान जागृत हो जाए तो ध्यान रखना, एक बार केवल स्वाभिमान जागृत करने की आवश्यकता है। जैसा 1857 में उन अहिंसकों के द्वारा यह क्रांति पैदा हुई कि मेरा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे अहिंसक लोगों की आवाज आज भी बुलंद हो जाए तो मैं कहता हूं यह भारत देश पुनः एक अहिंसक देश के रूप में दुनिया में पहचान जाए। लेकिन आवश्यकता है इस देश के उन अहिंसा प्रेमियों की, जो अहिंसा के प्रेमी तो हैं लेकिन स्वाभिमानी नहीं, स्वाभिमानी नहीं, जो अहिंसा प्रेमी तो हैं लेकिन इनका स्वाभिमान कभी दूध की तरह उफनता नहीं। जिस दिन तुम्हारा स्वाभिमान जागेगा, ध्यान रखना, उसी दिन इस देश में अहिंसक क्रांति खड़ी होगी। और आज नहीं तो कल एक समय ऐसा आएगा इस देश की जनता को और इस संपूर्ण विश्व को पुनः अहिंसा की शरण में जाना ही पड़ेगा, अहिंसक जीवन शैली को अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखना, अति के बाद इति हो जाती है, अति के बाद इति हो जाती है। आज हर आदमी अति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मैं देखता हूं उस अति के बाद इति को। इस देश में फिर एक क्रांति होगी जो सिर्फ अहिंसा की स्थापना के लिए होगी, धर्म की रक्षा के लिए होगी, भारत देश की
संस्कृति की सुरक्षा के लिए हो। ध्यान रहे, हमने इस भारत देश में जन्म लिया है, तो भारत देश की संस्कृति की रक्षा करने वाला कोई विदेशी नहीं आएगा, तुम्हें ही इस देश की रक्षा करने के लिए खड़ा होना होगा। तुम्हारे देश की संस्कृति को कोई दूसरा नहीं बचाएगा, तुम्हें ही रक्षक बन के खड़ा होना होगा। लेकिन ये तब होगा जब आपकी अहिंसा आपके आचरण में आएगी। आज अगर आप अपने वर्तमान के जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि क्या हम उन 1857 की क्रांति करने वाले क्रांतिकारियों का स्मरण करने के योग्य भी हैं, जिन्होंने सूअर के चर्बी को के कारण क्रांति खड़ी की थी। आज अगर आपको पता हो, बाजार में आने वाले अधिकांश पदार्थ, चाहे वे खाद्य पदार्थ हो या अन्य पदार्थ हो, अधिकांश पदार्थों में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। अधिकांश पदार्थों में सूअर की चर्बी होती है। और जब स्वतंत्रता दिवस आता है तो क्रांतिकारियों के नाम का स्मरण कर लेते हो। देश के राष्ट्रभक्त कहलाते हो। तो 26 जनवरी आती है तो गणतंत्र दिवस मना लेते हो, लेकिन गणतंत्र नहीं, गुणतंत्र होना चाहिए। अगर गुणतंत्र होगा तो तुम्हारा गणतंत्र सार्थक है, और अगर गणतंत्र नहीं है तो गणतंत्र दिवस पर झंडा तो फहरा दिया जाएगा। तुम राष्ट्रभक्ति के गीत तो गालोगे, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे भीतर राष्ट्रभक्ति की अनुभूति नहीं हो सकती। मैं आपको यह बता रहा था कि आज संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा हिंसा का वातावरण वृद्धि को प्राप्त हुआ है। हिंसा बढ़ी है सर्वाधिक, और हिंसा के माध्यम से आदमी अपने जीवन में शांति की खोज कर रहा है। हिंसा के माध्यम से कभी शांति मिल ही नहीं सकती। मैं आपको आज यह बात बताना चाहता हूं कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। हम जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन हमारी जीवन शैली हिंसक है या अहिंसक, इस बात का हमारे लिए विचार नहीं आता। आज मनुष्य जैसे ही जागता है, जागते ही उसकी हिंसक जीवन शैली प्रारंभ हो जाती है। जागते, और एक समय ऐसा था कि मनुष्य जागते ही सबसे पहले विश्व शांति की कामना करता था। विश्व में शांति हो, और तुम्हारी आंख खुलते ही विश्व शांति की कामना तो दूर है, तुम अपने घर की शांति की कामना ही कर लेना। आज व्यक्ति घर में जागता है तो एक दूसरे को ऐसे देखता है जैसे कि दो खूंखार पशु आमने सामने हुए। स्थितियां हैं।
घर घर जैसे तो खूंखार पशुओं का सामना हो गया। कहां गया वह प्रेम, कहां गया वह हृदय का सहृदय भाव, कहां गई वह एक दूसरे के प्रति मीठी मीठी प्रेम भरी मुस्कान। ध्यान रखना, ये सारी चीजें अपनी जीवन शैली बदलने के कारण सब कुछ बदल गया है। आज अपन देखते हैं कि एक आदमी सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद वह स्नान करने के लिए जाता है, लेकिन तुम्हारा स्नान कितना अहिंसक है और कितना हिंसक है, हम इसका विचार नहीं करते। आप स्नान करके भगवान की पूजन करने के लिए मंदिर जाना चाहते, आपने पूजन की थाली सजा ली है, कपड़े भी आपने धुले हुए शुद्ध पहने हैं, लेकिन आपने स्नान जो किया है, आप यह देखिएगा कि आपने किस साबुन से स्नान किया है, किस साबुन से आपने स्नान किया। क्या आपने यह विचार किया? आज वैज्ञानिक युग कहा जाता है, आपको किसी भी विषय में जानकारी लेना हो, आपके सामने इंटरनेट उपलब्ध है, आप इंटरनेट पर जाकर के किसी भी प्रोडक्ट के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि यह पदार्थ हमारे घर में आने के योग्य है अथवा नहीं आने के योग्य। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके घर में कोई किसी जानवर के अंग को, मांस के टुकड़े को आपके घर में फेंक दे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे? अगर आपको उस मांस के टुकड़े को उठाना भी पड़ेगा ना और फेंकना भी पड़े, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप स्नान करेंगे। हम अशुद्ध हो गए, आप ये कहेंगे हम अशुद्ध हो गए, हमें स्नान करना है, तब हम भगवान के मंदिर में जा सकते हैं, उनकी पूजन कर सकते हैं, उनके चरणों में फूल चढ़ा सकते हैं, अन्यथा हम चढ़ाने के अयोग्य। आप ये सोचेंगे, लेकिन आपने यह विचार नहीं किया कि आपने जिस साबुन से स्नान किया है वह साबुन आपका हिंसक है या अहिंसक है। जिस साबुन में सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया हो, वह साबुन आपके स्नान के योग्य है या अयोग्य, ये आपको स्वयं विचार करना है। ऐसे बहुत सारे साबुन हैं जो आप घर में बड़े चाव से लाते हैं, स्वयं स्नान करते, बच्चों को स्नान कराते हैं और कहते हो बेटा ये पकड़ो घंटी, भगवान की पूजन करनी है। अरे तुम्हारी घंटी निरर्थक है, तुम अशुद्ध हो, अपवित्र हो, तुम घंटी बजाने के योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने शरीर को ऐसे साबुन से स्पर्श कराया है जिस साबुन में जानवरों की चर्बी मिली हुई। विचार करना
क्रांति उसी सुअर की चर्बी से पैदा हुई थी। और आज तुम राष्ट्रभक्त, धर्म भक्त, धर्मात्मा अपने आप को इंसान कहने वाले इस देश के नागरिक उसी पशु की चर्बी से रोज स्नान करते हो। तुम रोज स्नान करते हो, तुम्हारा दिल नहीं दुखता है? ये अहिंसक जीवन शैली नहीं है, हिंसक जीवन शैली है। अगर तुम्हारी सामने उस पशु की चर्बी निकाल करके रख दी जाए, लो इसका तुम्हारे लिए उपयोग करना है, तो तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। उपयोग करने की बात तो अलग है, देखना भी तुम्हारे लिए गवारा नहीं होगा। लेकिन उसका उपयोग इस देश में जिस धड़ल्ले से हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से, हम उसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, हम उसे सहजता से स्वीकार करते जा रहे हैं, क्योंकि आप टीवी पर ऐसे पदार्थों के विज्ञापन देखते हैं, उसमें बता दिया जाता है कि ऐसे साबुन से स्नान करने पर आपको ताजगी महसूस होती है। लेकिन शायद तुम्हें यह पता नहीं कि ये साबुन से स्नान करने के बाद तुम्हारा शरीर स्वच्छ नहीं हुआ, अभी तो अशुद्ध हो गया है। ध्यान रखना, आपने स्नान किया, आप अपने मुख की शुद्धि करना चाहते हैं, और मुख शुद्धि के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? क्या उपयोग करते हैं? अनेकों, कॉलगेट तो एक नाम है, ऐसे अनेकों, है ना, अनेकों टूथपेस्ट बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। कॉलगेट इसलिए नाम जल्दी आ जाता है क्योंकि वे फेमस हो गया है विज्ञापन के माध्यम से। बच्चे भी कहते हैं मुझे तो कॉलगेट चाहिए। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है, कॉलगेट इसके ऊपर विदेशों में कॉलगेट के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि कॉलगेट में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो पदार्थ जहर का काम करते हैं। इसका जहर का काम करते हैं। ऐसे पदार्थ कुछ कॉलगेट में मिलते हैं, इसलिए विदेशों में जो कॉलगेट चलता था उसके ऊपर कंपनी को यह लिखना पड़ता था कि कॉलगेट का उपयोग करते समय इसे 5 वर्ष से के बच्चे तक को, करीब 5 वर्ष से ऊपर के लोग ही कॉलगेट का उपयोग करें। 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चे कॉलगेट का उपयोग ना करें। क्यों? क्योंकि इसका कारण था कि कॉलगेट में जो पदार्थ मिलाए गए हैं वो पदार्थ अपनी बॉडी के लिए हानिकारक है। और बच्चे हैं, बच्चे तो कॉलगेट को स्वादिष्ट जान करके उसका सेवन भी कर सकते हैं। इसलिए जब तक बच्चों में समझ पैदा नहीं हो जाती तब तक उन्हें कॉलगेट का उपयोग ना करने दिया जाए। ये उन्हें कॉलगेट के पैकेट पर लिखना होता था और उन्हें यह सूचना देना होती थी कि अगर
के पास ले जाना चाहिए। ये सूचना देना पड़ती थी उनको। भारत देश की सरकारें ऐसी सूचनाओं पर विचार नहीं करती। भारत देश में चाहे जनता जिए और चाहे मरे, इससे भारत देश के नेताओं को कोई लेना देना नहीं। अगर वो चाहें तो ऐसे पदार्थों के ऊपर पूरी जांच पड़ताल करके इस तरह की सूचनाएं भी दी जा सकती हैं। ध्यान रखना, ये तभी संभव है जब हमारे भीतर क्या हो, अहिंसा, दूसरों के प्राणों की कीमत का मोल हो। अगर हमारे अंदर दूसरों के प्राणों की कीमत का कोई मोल नहीं, मूल्य नहीं है, तो हम इस तरह की बातें कभी दूसरों को बता नहीं सकते। सरकारों को तो ये चाहिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना व्यापार अच्छी तरह से कर सके, उन्हें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बाकी देश की जनता को परेशानी होती हो, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि विदेशों में जो कोलगेट चलता था, उस पर यह सूचना देनी होती थी कि 5 वर्ष तक के बच्चे इस कोलगेट को ना ग्रहण करें, उनके लिए उनके हाथ में ना दिया जाए। और आप क्या करते हैं? आप अपने बच्चे के लिए ब्रश पर तुरंत कोलगेट निकाल करके देते हैं, लो बेटा कोलगेट करो। लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला हुआ है। के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इस भारत देश में पहले लोग नीम की दातुन करते थे। क्या? नीम की दातुन। उसको करने से क्या होता था? उसको करने से दांत तो साफ होते ही थे, साथ ही साथ नीम अपने आप में औषधीय गुणों से युक्त है। और औषधीय गुणों से युक्त होने के कारण जो दांतों में होने वाले सूक्ष्म है ना जीवाणु है, वे स्वयं आपके दांतों तक फटक भी नहीं पाते थे। आज के लोग बाजार से लाते हैं कोलगेट, तरलने से उपयोग करते हैं, ज्ञान नहीं। अब आप सोचिएगा, क्या ऐसे पदार्थों का उपयोग करने के बाद आप इस देश में धर्म पालन करने के योग्य रह पाते हैं? ध्यान नहीं, धर्म पालन करने की आपके अंदर योग्यता नहीं रह जाती। यही कारण है आज आदमी का मनोमस्तिष्क घूम रहा है। में उपलब्ध है जिन्हें आप बड़े चाव से खरीद करके लाते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि सरकार ने कंपनियों के लिए आदेश दिए कि आप इन भोज्य पदार्थों में, सौंदर्य प्रसाधन के पदार्थों में आप क्या क्या मिलाते हैं। अब ऐसा करेंगे तो बड़ी विडंबना खड़ी हो जाएगी। कौन उपयोग करेगा? कोई उपयोग ही नहीं करेगा। तो फिर क्या हुआ? इसको जनता तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए नए नए तरीके खोजे गए। लेस कंपनी आती है, लेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट में सुअर की चर्बी होती है। मुझको ज्यादा जानकारी नहीं, मैं आपकी तरह दुकान तो घूमता नहीं। आप दुकानों पर जाते हैं और अनेक प्रकार के बिस्कुट,
च्युइंगम, आइसक्रीम, इनके नाम आपको किसी शास्त्रों में नहीं मिलेंगे। इन सब में सुअर की चर्बी होती है। जब ये प्रोडक्ट पाकिस्तान पहुंचे तो किसी मुसलमान भाई ने इसकी खोज की और खोज करने के बाद पाकिस्तान में बड़ा हंगामा हो गया, बड़ा हंगामा हुआ कि इसमें सुअर की चर्बी है। वहां से यह हंगामा खड़ा हुआ। भारत जैसे अहिंसक देश से नहीं खड़ा हुआ, ध्यान रखना। ये वहां से हंगामा खड़ा हुआ और इन प्रोडक्ट की फिर खोज की गई कि इनमें क्या क्या पदार्थ मिले हुए हैं। तो दुनिया को छलने के लिए, जनता को छलने के लिए कंपनियों ने क्या किया, अगर प्रोडक्ट लिखते हैं तो कोई नहीं खरीदेगा, तो एक ई नंबर पद्धति यूज की गई। ई लिख करके एक नंबर लिख दिया जाता है, जिसे यूरोपियन पद्धति कहा जाता है। तो एक यूरोपियन पद्धति विकसित की गई, जिस यूरोपियन पद्धति में उस पदार्थ के ऊपर घटक नहीं लिखे जाते, मात्र एक नंबर लिख दिया जाता है। और उस नंबर को अगर आप इंटरनेट खोल करके देखें तो आपको उससे पता चलेगा कि इस पदार्थ में कौन कौन सी वस्तुएं मिली हुई हैं। अब हर आदमी को इस बात का पता होता नहीं है। नंबर लिखा है तो होगा कोई नंबर, कौन जानता है कि इस नंबर का क्या अर्थ है। आज भी आप इंटरनेट पर बैठ करके जो बिस्कुट के पैकेट हो, चाहे वो पार्ले जी हो और चाहे कोई सा भी जी हो, आप किसी भी बिस्कुट के पैकेट को खरीद करके लाइए, अगर उस पैकेट के ऊपर कोई ई नंबर लिखा हुआ है तो आप उस ई नंबर को इंटरनेट पर बैठ करके खोल करके देख लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप ये जो पार्ले जी खा रहे हैं, इसमें आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप इसमें। आपको ये पता नहीं चलता कि इसमें क्या मिला हुआ है। ई नंबर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो लिखे रहते ई नंबर, ई 471, ई 631, ऐसे नंबर आपको मिलते हैं। ये यूरोपियन पद्धति है जो भारत सरकार ने भी इसको भारत में छूट दी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कि आप ये नंबर लिख करके अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं। और ऐसे अनेकों खाद्य पदार्थ जो कि आज बाजार में उपलब्ध हैं, ये सब ऐसे ही चर्बी से मिश्रित तैयार किए हुए पदार्थ जो आप धड़ल्ले से खाते हो। आपका बालक कहता है मुझे तो क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए, पिज्जा। एक सब्जी वाले के दुकान पर जाते हो और वहां से अगर आपको खरबूज खरीद के लाना हो तो क्या करते हो, पहले वैसे ही खरीद के नहीं लाते। तो खरबूज को खरीदने के पहले, तरबूज को खरीदने के पहले उसको चाक लगाते हो, फिर उसको देखते हो लाल है कि नहीं है, पका हुआ है कि नहीं है, हैं? इसके बाद तो
खरीद करके लाते हो और बाजार में आने वाले इतने फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो कि डिब्बाबंद पदार्थ आप बाजार में उपलब्ध हैं, आप इनको खाने के पहले कभी विचार नहीं करते कि इनमें क्या क्या मिला हुआ है। इसका विचार कभी नहीं करते। बाजार से लाए, बच्चे को पकड़ा दिया, बच्चा रो रहा है, ये पकड़ पिज्जा, शांत रह लेकर। नूडल्स, पता नहीं और क्या चाहते हैं। ये तो तुम्ही को जानकारियां होंगी कि तुम अपने बच्चों को क्या क्या, कोई भी कह लो, जो भी आता हो, कुछ भी मिल जाए आज तो खाने पीने के लिए, कुछ भी मिल जाए, तुम्हारी थाली में कुछ भी आ जाए, तुम खाने के लिए केवल बैठे हो, जिब्बा इंद्री के स्वाद के लिए बैठे हो। इन पदार्थों का उपयोग और पिज्जा आदि खा रहे हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए, इन सब पदार्थों के बीच में क्या पड़ा हुआ है? चर्बी पड़ी हुई है, जिसको आप बड़े स्वाद लेकर के ग्रहण कर रहे हो। खा सकते थे क्या तुम? ये तुम्हारी हिंसक जीवन शैली हो गई है, अहिंसक नहीं रही। और भी आपको ये बात बता दें, जितने भी पदार्थ, किसी ने एक बार बताया था कि जो कुरकुरे आते हैं, कुरकुरे आप बच्चों के लिए जो खाने के लिए दे देते हैं, उसने कहा इसमें प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। कुरकुरे प्लास्टिक का उपयोग। एक गाय जानवर रास्ते में चलता है, भूख के कारण अगर प्लास्टिक की थैली खा लेता है तो पेट में जाते ही क्या हो जाता है? कुछ समय के बाद वह गाय बीमार होकर गिर जाती है और मृत्यु के मुख में चली जाती है। कुरकुरे जो खा रहे हो, किसी ने बताया कुरकुरे में प्लास्टिक का उपयोग है, और उसने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप उसको जला के देख लीजिए। क्या करके? जलाकर देख लीजिएगा आप उसको। आप देखेंगे जैसे प्लास्टिक जलता है, ऐसे ही कुरकुरे भी जो भी होते हो, वो भी उसी तरह से जलते हुए दिखाई दे जाएंगे। उपयोग करके देख लो। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां, जिन पर आज आप देखेंगे कि ग्रीन सिंबल तो है, ग्रीन मार्क है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि भारत सरकार ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको मांसाहार के अंतर्गत ग्रहण नहीं करता। जैसे अंडे की चर्बी, अंडे की है ना जर्दी, यानी अंडा, इससे वो मांसाहार नहीं मानती, इसको क्या मानती है? शाकाहार मानती है। अब आपका भले ही उसके ऊपर हरा मार्क लगा हुआ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि ये हरा मार्क लगा हुआ है तो इसमें अंडा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ग्रीन मार्क लगाने के पहले ये छूट दे रखी है कंपनियों के लिए कि बाल हुए, दांत हुए, चर्बी हुई, क्या बोलते हैं ये, अंडा हुआ, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनको मांसाहार के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को इन भोज पदार्थों में, सौंदर्य प्रसाधन के पदार्थों में मिला करके बेचा जाता है। और आप क्या सोचते हैं? इस पर तो ग्रीन मार्क लगा हुआ है,
तो ये तो खाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। लेकिन ध्यान रखो, इन पदार्थों में भी ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जो केवल आपको गुमराह करने के लिए ये ग्रीन सिंबल लगाया गया। ध्यान रखना। और आपको विश्वास नहीं है तो क्या करना, उसके ऊपर लिखा हुआ ई नंबर, ग्रीन सिंबल जिस पर लगा हुआ है, उस पर लिखे हुए ई नंबर को आप इंटरनेट पर खोज करके देख लें, पता चल जाएगा कि कितना शाकाहारी है। आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, अपने बच्चों को क्या पिला रहे हैं, ये आपको स्वयं सोचना होगा। ध्यान रहे, कहने का तात्पर्य है, आज घर घर में क्या हो गया है, घर घर में मांसाहार प्रारंभ हो गया है। घर घर में अभी अभी एक आलेख आया था मेनका गांधी का, जो मेनका गांधी इस देश की अहिंसक समाज को समय समय पर जानकारियां देती रहती है, जागरूक करती रहती है। उन्होंने बताया कि हमें पता नहीं होता है कि हम हड्डियां खा रहे हैं। अभी 10-12-15 दिन के पहले वाले पंजाब केसरी में ही ये निकला है कि हमें पता नहीं होता कि हम हड्डियां खा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कत्ल खाने जितने भी हैं, इन कत्ल खानों में पशुओं का जो कत्ल किया जाता है वो केवल मांस के लिए नहीं किया जाता, अपितु उन जानवरों की खाल और उन जानवरों की हड्डियों के लिए कत्ल खानों में पशुओं का कत्ल किया जाता है। और उनकी वह जो चमड़ी है उसके माध्यम से और हड्डियों के माध्यम से ऐसे अनेकों पदार्थ बनाए जाते हैं। हड्डियों का सर्वाधिक उपयोग, जानवर की हड्डियों का सर्वाधिक उपयोग अनेकों प्रोडक्ट में हो रहा है। आपको बता दें, समय समय पर इतना तो सबको पता चला ही गया होगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानवरों की हड्डियों को बड़े बड़े कड़ाहों में खोला करके उसमें से जो चर्बी निकलती है उससे घी बना करके बेचते हैं। कहने के नाम पर क्या होता है, शुद्ध घी, जबकि वो घी कहां से लाया हुआ है, उन हड्डियों से निकली हुई चर्बी से बनाया हुआ वह पदार्थ। मैं आगरा चातुर्मास कर रहा था, उसी समय जंगलों में बड़े बड़े कड़ाहे पकड़े गए। किसके? वो एक राजनेता था, बीएसपी का राजनेता था, उसके बड़े बड़े कड़ाहे पकड़े। आश्चर्य होता है, इतने बड़े बड़े कत्लखानों में इतने पशु कटते हैं, उनके प्रोडक्ट का उपयोग क्या हो? एक समय ऐसा था कि जब उनके प्रोडक्ट का कोई उपयोग नहीं होता था उसे जला करके नष्ट कर दिया जाता था। धीरे धीरे उनकी चर्बी का उपयोग होने लगा, साबुन आदि बनाने में, भोज्य पदार्थों को मिलाने में। हड्डियों का उपयोग होने लगा प्रोटीन के रूप में। ध्यान रखो, जानवरों की हड्डियों का उपयोग किस रूप में हो रहा है? प्रोटीन के रूप में हो रहा है। आपके लिए यह बताया जाता है कि आपको प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन चाहिए तो आप इस पदार्थ का सेवन कीजिए, इसमें प्रोटीन मिलेगा।
विदेशों में जानवरों की हड्डियों को इकट्ठा करके उनको खौला करके उनमें से लिपलिपा पदार्थ निकाल करके, चिपचिपा पदार्थ बाहर करके, सब जानवरों की हड्डियों को एकत्रित करने के बाद उनका चूर्ण बना करके 2000 डिग्री सेल्सियस पर खौलाने के बाद उनको चूर्ण बना दिया जाता है। चूर्ण बनाने के बाद जानते हो, आपने एक रोग सुना होगा, इसको कहते हैं मैड काऊ रोग। ये रोग सुना होगा, मैड काऊ रोग। ये जो रोग है, ये रोग अनेकों जानवरों की हड्डियों को इकट्ठे करने के बाद उसको जानवरों के भोजन के रूप में उपयोग कराया जाता है, उनके भोजन में मिलाया जाता है। इसे प्रोटीन के नाम से मिलाते हैं। और उसको जब पालतू जानवर उसको जब खाता है, तो खाने के बाद कुछ समय बाद उस जानवर को मैड काऊ रोग हो जाता है। ये जानवरों की हड्डियों का उपयोग आज मैं और भी कुछ बता दूं आपको। जानवरों की जो हड्डियां हैं, खासकर गाय और बैल, इनकी जो हड्डियां हैं, आप देखते हैं, आप भारत देश के नागरिक, आपने धर्म पढ़ा है, श्री कृष्ण ने गौओं की रक्षा करी, शंकर जी नादिया को लिए हुए हैं, जैनियों ने पढ़ रखा है भगवान आदिनाथ का चिन्ह बैल है। सबने ये सब खूब पढ़ रखा है, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस देश में जिन गायों के लिए अपन पालन करते थे, उन्हीं गायों के लिए कत्ल खानों में कटने के लिए भेज देते हैं। और देखिए बड़े आश्चर्य की बात कि जिस भारत देश को अहिंसा की संस्कृति से जाना जाता है, वही भारत देश विश्व में सबसे बड़ी चमड़ा मंडी के रूप में जाना जाता है। क्या विश्व में सबसे बड़ी चमड़ा मंडी कौन सी है? ये भारत। यानी कितने पशुओं का, जानवरों का घात होता होगा, गाय बैल का कितना कत्ल खानों में वध किया जाता होगा। तब यह सबसे बड़ी चमड़ा मंडी के रूप में जानी जाती है भारत। और जानते हो, गाय और बैल के हड्डियों को इकट्ठा करने के बाद ब्रिटेन में एक खोज हुई, जिसे आप क्या कहते हैं? बोन चाइना। क्या कहते हैं आप? बोन चाइना। एक ऐसी क्रॉकरी जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, नाम ही जिसका क्या है? बोन चाइना। आप पढ़े लिखे लोग हैं। आज का नवयुवक केवल हिंदी भाषी नहीं है, अंग्रेजी भाषा को भी खूब अच्छे से समझता है। बोन माने क्या होता है? इतना तो समझते ही हो। बोन माने हड्डी होता है। बोन चाइना के रूप से आज क्रॉकरी बाजार में उपलब्ध, आप बड़े चाव से खरीद के लाते, और इसके बाद भी आप शाकाहारी और अहिंसक कहलाते हैं। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इस बात की खोज हुई कि इस हड्डियों का क्या किया जाए, तो हड्डियों को 2000 डिग्री सेल्सियस पर खौलाया गया,
उनसे जो चिपचिपा पदार्थ निकला उसको सुरक्षित रख लिया गया और उसका उपयोग जिलाटिन के रूप में किया जाता है। और जो हड्डियां थी उनको जलाने के बाद जो राख, उस राख का 60% हड्डी की राख, उसमें भी 40% चीनी मिट्टी और चीनी का एक पत्थर निकलता है, उसको इन सब को मिलाने के बाद क्या बनाया गया? बॉन चाइना तैयार हुआ। इसमें 60% तो क्या है? जानवरों की हड्डियों का चूरा है। 60% ऐसी ये बॉन चाइना तैयार हुई जो देखने में बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, पारदर्शी मालूम पड़ती है। आप उसके लिए बाजार से खरीद करके लाए, विचार करना क्या हड्डी से बने हुए पदार्थ में आप भोजन करते हुए भी शाकाहारी हैं? क्या आप अहिंसक हैं? क्या आप ऐसे पदार्थ में रख करके भोजन कर सकते हैं? अगर आपके लिए हड्डियों के पात्र में भोजन कराया जाए तो क्या करने के लिए तैयार हो? लेकिन बॉन चाइना के रूप में आज घर घर में आपको कोई ना कोई क्राकरी अवश्य मिल जाएगी। विचार करना, आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, हमको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसलिए हम ऐसे पदार्थों को खरीद करके लाते हैं। ध्यान रखना, बॉन चाइना अपने लिए खरीदने योग्य नहीं है। हड्डियों से बना हुआ यह कपलेट कैसे तुम इसमें रख करके भोजन कर सकते हो और कैसे फिर तुम शुद्ध शाकाहारी भोजन की कल्पना कर सकते हो? ध्यान रखना, जो जिलाटिन होता है वह जिलाटिन भी क्या है? मृत जो पशु हैं उन मृत पशुओं की चमड़ी से और हड्डियों से मिलाकर के बनाया गया पदार्थ, वसा से चर्बी से बनाकर के मिलाकर के बनाया गया पदार्थ क्या है? जिलाटिन, जिसका उपयोग खूब धड़ल्ले से हो रहा है। सौंदर्य प्रसाधन, भोजन, दवाएं और भी अनेक पदार्थों में जिनका खूब उपयोग हो रहा है। आप देखिएगा, आपने फेयर एंड लवली सुनी होगी, क्रीम आती है फेयर एंड लवली, पता नहीं यहां कितने लोग लगा के बैठे होंगे। विज्ञापन दिखाया जाता है, आप इसका उपयोग करेंगे तो आप सुंदर दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे। आप देखिएगा, सुंदरता तो अपने वंशानुगत होती है या क्रोमोसोम्स पर आधारित, गुणसूत्रों पर आधारित होती है। अब आपके लिए सुंदर चेहरा अगर नहीं मिला है तो फेयर एंड लवली लगाने से आप इतना सुंदर हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने उस विज्ञापन को देखा, देखने के बाद उसने सोचा कि हमारे घर में बाकी तो सब सुंदर है, केवल एक है जो बहुत काली काली दिखती है। तो उसने सोचा कि अगर फेयर एंड लवली लगाने से जो है ना सौंदर्य आ सकता है तो मैं अपनी भैंस को उपयोग करूंगा।
अब आप बताइएगा, फेयर एंड लवली लगाने से क्या आपकी भैंस सुंदर हो जाएगी? नहीं होगी। तो तुम कैसे सुंदर हो जाओगी? जब भैंस सुंदर नहीं हो सकती है तो शैम्पू लेकर के आते हैं। आपके बाल कैसे हो जाएंगे? रेशम की तरह हो जाएंगे, रेशम की तरह। आप बहकावे में आ जाते हैं, शैम्पू खरीद करके लाते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि जो शैम्पू आप लगा रहे हैं ये कैसे तैयार होता है। शैम्पू को तैयार करने के पहले शैम्पू के अनेकों सैंपल खरगोश की आंख में डाल करके तैयार किए जाते हैं। किसमें? खरगोश की आंख में। उस सैंपल का उपयोग किया जाता है। क्यों? इसलिए कि ये मनुष्य की आंख में पहुंचने के बाद भी कोई, सोच लो, आंख में चला जाएगा तो आंख ही ना चली जाए। और तुम्हारे तक शैम्पू पहुंचाने के लिए अनेकों खरगोशों को अपनी आंखें गंवाना पड़ती है, उबल पड़ती है। आंखों में डालते इसकी आंख उबलने लग जाती है। अनेकों खरगोशों के लिए मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है, तब तुम्हारे पास तक शैम्पू पहुंच पाती है। और तुम उसे लगाने के बाद हमारे बाल सुंदर हो गए। अरे पहले के राजा महाराजा होते थे तो क्या वो शैम्पू लगाते थे? है? आज बाजार में ऐसी चीजें उपलब्ध है सौंदर्य प्रसाधन की, जिनको बनाने के पहले अनेकों जानवरों को तड़पा तड़पा करके मारा जाता है, तब जाकर के वो बाजार में उपलब्ध हो पाते हैं। आप उन्हें बड़ी सहजता से ले आते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये पदार्थ तो अच्छा है, सुंदर है, देखने में अच्छा लगता है, शाकाहारी होगा, लेकिन आपको पता नहीं रहता। आप इन पदार्थों का उपयोग करते हो। विचार करना, जो हड्डियों से निकला हुआ स्वादहीन, जिसे जिलाटिन कहा जाता है, इसका उपयोग जानते हो? मृत पशुओं से, और मृत पशुओं में भी सब जानवर, चाहे वो सुअर हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, सब जानवरों की हड्डियों को मिला दिया जाता है। उसके बाद जिलाटिन तैयार होता है, और जिलाटिन का उपयोग जेली में, सूप में, बिस्कुट में, फ्रूट गम में, और भी अनेकों आइसक्रीम, जैम, चीज जानते हो? चीज बाजार में चीज आती है, इसमें गाय की चर्बी का उपयोग होता है। चीज में बहुत सारे लोग अनेकों प्रकार की विदेशी आइसक्रीम, ऐसी चीजें ग्रहण करते हैं जिनमें ऐसे पदार्थों का उपयोग होता है। आज आप इस बात का विचार करना, इन पदार्थों को खाते हुए क्या आप अहिंसक जीवन जी सकते हैं? क्या आप धर्म करने के योग्य हैं या पेट भरने के योग्य हैं? आप धर्म करने के योग्य नहीं है, कोरे पेट भरने के योग्य हैं। एक समय ऐसा आया था कि जब चाय में जानवरों के रक्त का उपयोग किया जाता था, उसे फ्लेवर के नाम से जाना जाता था। लोग ये समझते थे फ्लेवर होगा, लेकिन वो क्या नाम पड़ता था उसका? फ्लेवर। और उसका जब उपयोग जन को पता चला कि अरे चाय में तो फ्लेवर के रूप में जानवरों के रक्त का उपयोग होता है, तो फिर उन्होंने क्या किया? बहुत सारे लोगों ने चाय पीना छोड़ दिया।
उस समय तो फिर कंपनियों को उसको हटाना पड़ा। आज जिलाटिन का उपयोग अनेकों प्रकार के बाजार में जूस आते हैं, उन जूस को साफ करने के लिए जिलाटिन का उपयोग किया जाता है। आप बड़े चाव से बाजार में बने हुए सूप, जूस, सॉस, पता नहीं क्या क्या बाजार से खरीद खरीद करके लाते हो, खाते हो, लेकिन तुम्हें शायद यह पता नहीं है कि इसमें कितने जानवरों की हड्डियां हैं, कितने जानवरों की चर्बी है। इसका तुम्हें पता नहीं होने के कारण इसका यूज करते हो। कहने का तात्पर्य है कि जिस गाय ने दूध देकर के तुम्हारा भरण पोषण किया है, उस गाय को कत्ल खाने भेज करके तुम उसके ऊपर कितना बेरहम तरीका अपनाया जाता है। जानते हो, तुम्हारे जो पर्स आते हैं अनेक प्रकार के बने हुए, ये पर्स जो आते हैं गायों को ले जाते हैं। कैसी गाय? जो गर्भिणी है। कौन सी गाय? जो गर्भिणी गाय है उनको ले जाते हैं। गर्भिणी गायों को ले जाने के बाद उनके खांचे बने रहते हैं, वहां उनको ऐसे टांग दिया जाता है जैसे आप अपने घर में अपने कपड़े खूंटियों पर टांगते हैं। ऐसे जिंदा गायों को, मृत नहीं, मृत होने के बाद तो उनका उपयोग ही नहीं रहेगा। जिंदा गायों के लिए ऐसे बने हुए खांचों में उनको टांग दिया जाता है और वहां पर चारों तरफ से पानी निकलने का स्रोत रहता है, जिनमें गर्म उबला खौलता हुआ पानी रहता है और उस खौलते हुए पानी के बीच में उस गाय को खड़ा टांग दिया जाता है। चारों तरफ से पानी उसके ऊपर गिरता है, जिससे उसका चमड़ा, मांस क्या हो जाता है? फूल जाता है। ऐसा होने के बाद जो रहने वाला वह बछड़ा आदि शिशु है, उसका वह बछड़ा आदि शिशु, उसकी स्किन कैसी हो जाती है? अत्यंत कोमल हो जाती है, जिसका उपयोग आप लोगों के लिए सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छे पर्स बनाने के लिए किया जाता है। विचार करना, चमड़े के बेल्ट आप कमर में बांध करके रखते हो, ये जो चमड़े के बेल्ट, इनको जो आपने कमर में बांध करके रखा है, विचार करना कितने जानवरों को कैसे सता करके मारा गया होगा। उसके बाद आपके लिए कोमल कमर में बांधने वाला एक पट्टा तैयार किया गया। अपने अंदर दया हो, करुणा हो उन जीवों के प्रति, अगर अपने अंदर दया और करुणा हो तो आज विचार करना, ऐसे चमड़े के पदार्थ, चर्बी के पदार्थ, जिलाटिन के पदार्थ, ऐसे पदार्थों का उपयोग करना छोड़ देना। बाजार में शाकाहारी प्रोडक्ट भी उपलब्ध है, ऐसे साबुन भी है जो शाकाहारी है, जिनमें इन वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे भी पदार्थ हैं। आप इंटरनेट पर बैठ करके उनकी सूची को आप बनाइएगा। मैं तो ये कहता हूं, आज के समय में समाज के बीच में कुछ इंटरनेट पंडित होना चाहिए। कौन से? धार्मिक पंडित तो होते ही थे, होते हैं, लेकिन कदाचित अगर घर घर में कोई इसका उपयोग करना नहीं जानता है, घर घर में इंटरनेट हो ना हो, तो मैं कहता हूं समाज में ऐसे एक दो व्यक्ति होना चाहिए जो इंटरनेट पंडित हो, वे सारी की सारी सूचना समाज के लोगों को दें और हिंसक से अहिंसक समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करें। वे बताएं लोगों के लिए कि ये जो पदार्थ आ रहे हैं
ये इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, इसमें ये पदार्थ मिले हुए हैं। अब आपको विचार करना है कि ये हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे बहुत सारे पदार्थ आज बाजार में उपलब्ध हैं। आपके घर का भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन बाजार का भोजन खराब नहीं होता, आप ऐसा मानते हैं, है ना? इसमें कोई ना कोई ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं कि जो उस भोजन को खराब होने से रोकते हैं। आप अगर वह पदार्थ आपकी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से जो है ना, आपके लिए अनेक प्रकार की रोग बीमारियां होंगी। आप देखते हैं पहले जो रोग बीमारियां नहीं थी वे आज के समय में खड़ी हुई हैं। क्या कारण रहा? पहले क्यों नहीं थी बीमारियां, आज कहां से आ गई? ये ध्यान रखना, ये जितने प्रकार के आविष्कार होते जाएंगे उतने ही प्रकार के वायरस भी पैदा होते जाएंगे। बिल्कुल पक्का मानना। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु होती है उस वस्तु को नष्ट करने वाले वायरस भी अवश्य होते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ इस दुनिया में शाश्वत नहीं हो सकता। जब तक कंप्यूटर नहीं था तब तक कंप्यूटर वायरस भी नहीं था क्या? सुना था क्या कभी? जैसे कंप्यूटर आया तो क्या आ गया? कंप्यूटर वायरस भी आ गया, जो क्या करता है? कंप्यूटर के पूरे जो भी उसमें दस्तावेज जो कुछ भी है उसको समाप्त कर देता है। कहां से आया ये? जितने भी प्रोडक्ट आएंगे, ध्यान रखना, उतने ही वायरस पैदा होंगे और उतनी ही नई नई बीमारियां भी उत्पन्न होंगी। अच्छा तो यही होगा कि प्रोसेस्ड फूड ना खा करके आपको बैलेंस्ड फूड खाओ, है ना? और वो क्या है? दाल रोटी। क्या है? दाल रोटी। आप 100 ग्राम दाल, है ना, और 100 ग्राम रोटी गेहूं, दोनों को खाइएगा। दोनों के बैलेंस से जो प्रोटीन आपके शरीर को मिलेगा वो प्रोटीन आपके लिए अन्य पदार्थों में नहीं मिल सकता। आप जितने भी मांसाहारी लोग हैं, इनके लिए मांसाहार से कभी विटामिन सी नहीं मिल सकता। क्या? विटामिन सी मांसाहार में होता ही नहीं है, विटामिन के होता ही नहीं है, विटामिन ए होता ही नहीं है। इनकी पूर्ति किससे करनी पड़ती है? आपको वानस्पतिक पदार्थों से ही पूर्ति करनी होगी। कहने का तात्पर्य है, ऐसा भोजन कीजिए जो आपके लिए स्वस्थ रखे, आपके धर्म का पालन करा सके और आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। जिह्वा के लिए ना जी करके आप जीवन के लिए जीना सीखें। जिह्वा के वशीभूत होकर के अनेकों बाजार के आपने पदार्थों का सेवन करना शुरू किया। अनेकों मिठाइयां जिनमें ऐसे पदार्थों का, है ना, उपयोग होता है। अच्छा है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस गाय ने आपको दूध पिला पिला करके बड़ा किया, अपने देश की, देशवासियों की, है ना, जिसने रक्षा की, जीवन दिया जिनको, अगर कोई मदर टेरेसा अगर मानवता के काम करती है तो उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और मैं कहता हूं, भारत देश की गाय ने गौमाता बनकर के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मानवता का काम किया है, उसे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे उसने श्रेष्ठ कार्य किया है, लेकिन उसको क्या मिलता है? उसको पुरस्कार में क्या मिलता है? अनेक रोगों से ग्रसित हो और आप उनको स्वस्थ करने के लिए अपना पैसा बर्बाद करना पड़े।
अच्छा होगा इन पदार्थों से आप बचें, अहिंसक जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करें। और भी ऐसे बहुत से पदार्थ हैं, शेविंग क्रीम आती है? देख लो कभी इन चीजों को इंटरनेट पर खोल करके देखना, फिर आप यूज करिएगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप जीवन भी अहिंसक बनाइएगा, और हमारे महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त जो संस्कार है, जो आचरण है, उनको अपने जीवन में अपना करके एक खुशहाल भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका अवश्य निभाइएगा। इसी भावना के साथ स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत। महावीर की आन हो तुम, गौरव हो सम्मान हो तुम। महावीर की आन हो तुम, गौरव हो सम्मान हो तुम। सात दूत घट घट वासी, श्री राम की शान हो तुम। सात दूत घट घट वासी, श्री राम की शान हो तुम। भारत माता की हो, भारत माता की संतान कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।